accounting terms. There are certain basic accounting terms which are daily used in the business world. बिजनेस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि डेली यूज की जाती हैं. बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स, उन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप सबको उनका स्पेसिफिक मीनिंग पता हो, ताकि उन सबको रिकॉर्ड या ट्रांजेक्शन करते वक्त, बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. इन अकाउंटिंग टर्म्स को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहा जाता है. तो इसमें पहली अकाउंटिंग टर्म है गुड्स. गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर आल्सो मीन टू बी सोल्ड. देखो, गुड्स का मतलब होता है, गुड्स में वो सारी चीजें शामिल होती हैं जिनको रीसेल के पर्पज से खरीदा जाता है. मतलब एक बिजनेस है, उस बिजनेस में जो भी सामान, उस सामान को रीसेल करने के पर्पज से खरीदा जा रहा है, उसको गुड्स कहा जाता है. या फिर ऐसा सामान जिसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए खरीदा जा रहा है, वो भी हमारी बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है. जैसे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एक फर्नीचर डीलर है, परचेज ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स इज टर्म्ड एट गुड्स व्हाइल फॉर अदर्स इट इज फर्नीचर. एक फर्नीचर डीलर है, उसने चेयर्स एंड टेबल को परचेज किया, तो उसके लिए वो सब एक गुड्स हैं. लेकिन कोई और व्यक्ति, एक क्लॉथ शॉपर है, एक क्लॉथ सेलर है जो कि क्लॉथ्स को सेल करता है, अगर वो उस टाइम पर उस फर्नीचर को परचेज कर रहा है, चेयर्स को परचेज कर रहा है या टेबल्स को परचेज कर रहा है, तो उसके लिए वो एक फर्नीचर है, ना कि उसके लिए वो एक गुड्स है. उस एक क्लॉथ सेलर के लिए गुड्स क्या होगा? जब वो क्लॉथ्स को परचेज करेगा उन्हें रीसेल करने के लिए. तो इसका मतलब होता है गुड्स. सेकंड इसकी अकाउंटिंग टर्म है स्टॉक. स्टॉक का मतलब होता है इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. देखो, हमने अभी समझा कि गुड्स क्या होता है, जो रीसेल के पर्पज से हमने सामान खरीदा और हमारे बिजनेस में वो रखा हुआ है. लेकिन जो सामान जो हमने रीसेल के पर्पज से खरीदा था, लेकिन वो सामान हमारा बिका नहीं है पूरे साल में, साल का अंत आ चुका है लेकिन हमारा वो सामान नहीं बिका, तो उस बिना बिके हुए सामान को स्टॉक कहा जाएगा. ये दो प्रकार के होते हैं स्टॉक. एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो साल के अंत में जो सामान बिकने से रह गया है, वो क्लोजिंग स्टॉक है. लेकिन ओपनिंग स्टॉक हम देखेंगे जब साल की शुरुआत हुई है, उस समय हमारे पास कितना ऐसा सामान है जो हमारा लास्ट ईयर सेल नहीं हुआ था, उसको ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लॉथिंग स्टोर है अनसोल्ड क्लॉथ्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. एक क्लॉथिंग स्टोर है, उसके पास कुछ क्लॉथ्स रह गए हैं बिना बिके हुए अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, तो वो क्या है? वो उस बिजनेस के लिए एक स्टॉक है. नेक्स्ट इज डेटर्स. डेटर्स का मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम. इसका मतलब होता है कि वो पर्सन्स या वो फर्म्स जिनको हमने गुड्स को सेल तो कर दिया है, हमने उनको सर्विसेज दे तो दी है, लेकिन वो हमने उधार पर उन्हें दी है और उनसे पेमेंट आनी अभी बाकी है, जो कि उनसे पेमेंट नहीं आई है, तो उनको बोला जाता है डेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, हमने 50,000 रुपए का सामान मोहन को उधार पर बेच दिया. हमारे एक क्लॉथिंग स्टोर है जहां पर हम कपड़ों को सेल करते हैं और हमने 50,000 रुपए के सामान मोहन को उधार बेच दिए. तो जब तक मोहन हमारा पैसा चुका नहीं देता है, तब तक वो हमारे बिजनेस के लिए डेटर कहलाएगा, देनदार कहलाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनसे हमने उधार पर सामान को परचेज किया है या जिनसे हमने सर्विसेज उधार पर ली है, लेकिन उन्हें हमने अब तक पेमेंट नहीं की है. फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस ओइंग 50,000 रुपीज टू ए सप्लायर फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. एक सप्लायर है और हमने उस सप्लायर से 50,000 रुपए का सामान उधार पर खरीदा, तो वो अब पर्सन हमारे लिए क्या है? वो सप्लायर हमारे लिए क्रेडिटर है, जो हमारी फर्म के लिए लेनदार है और हमने उसको अभी पैसा देना बाकी है. एसेट्स. Anything which is in the possession or is the property of a business enterprise, including the amounts due to it from others, is called an asset. कोई भी ऐसी चीज या संपत्ति जो कि बिजनेस के पोजेशन में है, बिजनेस एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी में है, उसको एसेट कहा जाता है. इसमें वो सारा अमाउंट्स भी होता है जो कि हमने दूसरे लोगों से लेना है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे डेटर्स हैं, हमारे जो देनदार हैं, जिनसे हमने अभी पैसा आना बाकी है, तो उनको भी एसेट ही माना जाता है. या फिर एसेट का मतलब सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जिस वस्तु से हमें फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला हो, उसको एसेट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी है, बिल्डिंग है, कैश है, हमारे बिजनेस में कैश रखा हुआ है, तो हमारे बिजनेस के लिए कैश इन हैंड है
और हमारे बिजनेस की वो संपत्ति है, वो हमारे बिजनेस के पोजीशन में है। मशीनरी है, मशीनरी को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम इसका यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ये सब एसेट है। अब जो ये एसेट है ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट, सेकंड इज करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, long term assets that are not intended to be sold within a year and provide value to the business over a prolonged period। मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स में वो एसेट्स होती है जो कि एक साल के अंदर, जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में इन्हें लंबे समय तक हमें यूज करना है। मतलब ऐसी एसेट्स जिनको हमने सेल करने के पर्पज से परचेज नहीं किया है, लेकिन जिन्हें हमने अपने बिजनेस में यूज करने के पर्पज से परचेज किया है, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, हमने एक बिल्डिंग परचेज की जहां पर हम अपने बिजनेस का सेटअप करने वाले हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट है, हम उसको रीसेल नहीं करने वाले। सेकंड इज मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, फर्नीचर है, एटसेट्रा। फिर आते हैं करंट एसेट्स, वो एसेट्स जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, डेटर्स, डेटर्स मतलब देनदार जिनसे हमारे बिजनेस को भी पैसा आना बाकी है। इन्वेंट्री, हमारे बिजनेस में जो सामान या जो माल रखा हुआ है जिसको हमने अभी बेचना है, उसको भी करंट एसेट्स माना जाता है, क्योंकि इससे हमने अभी इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ ईयर। फिर आती है लाइबिलिटीज, इट रेफर्स टू अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। मतलब एक ऐसा अमाउंट जो हम ओ करते हैं, जिसने मतलब हमने एक अमाउंट जो कि बाहर के लोगों को अभी पे करना बाकी है, उसको बोला जाता है लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स लोन है, क्रेडिटर्स है, हमने बैंक से एक लोन लिया हुआ है, तो हमारे बिजनेस के ऊपर एक कर्जा है जिसको अभी चुकाना बाकी है, तो इसको लाइबिलिटीज बोला जाता है। लाइबिलिटीज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए ली जाती है, मतलब हमने उन्हें एक साल के अंदर नहीं चुकाना है, उसको बोला जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन है, कुछ ऐसे लोन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए लिए जाते हैं, इनको बोला जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। एंड डिवेंचर्स, जैसे कि हमने डिवेंचर, ऋण पत्र हमने लिए हुए हैं, तो उनको बोला जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर आता है करंट लाइबिलिटीज, इट रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जिनको हमने नियर फ्यूचर में पे करना है, नॉर्मली विद इन 1 ईयर हमें उन्हें पे करना है, उनको बोला जाता है करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, एटसेट्रा। Seventh is capital. An amount invested by the owner for starting or growing his business is called capital. एक अमाउंट जो कि जो बिजनेस का ओनर है वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उसको बोला जाता है कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल एक ओनर है, एक पर्सन है, उसने डिसाइड किया कि वो एक क्लॉथ की शॉप खोलना चाहता है, तो उसने क्लॉथ की शॉप को ओपन करने के लिए 10,000 रुपए उस बिजनेस अपने शॉप में लगाया, तो उसको बोला जाएगा कि उसने 10,000 रुपए की कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल। फिर आती है ड्रॉइंग्स, एन अमाउंट और एसेट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। देखो बिजनेस में जो सामान रखा हुआ है, बिजनेस का जो कैश है, अगर बिजनेस का ओनर उसको अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल रहा है ना, तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स, आहरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। एन ओनर विड्रॉ ₹5,000 फ्रॉम बिजनेस फंड्स फॉर हिज सन स्कूल फीस। एक ओनर है बिजनेस का, उसने 5,000 रुपए अपने बिजनेस से निकाल लिए, और किसने निकाल लिए? अपने बेटे की स्कूल की फीस देने के लिए। तो ये जो ओनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो इसको बोला जाएगा ड्रॉइंग्स। फिर आती है बात परचेज की। परचेज क्या होता है? एक्वाजिशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ बिजनेस फॉर इट्स बिजनेस डील। जब एक बिजनेस डील करने के लिए गुड्स या सर्विसेज को एक्वायर करती है, उसको खरीदती है, तब इसको बोला जाता है परचेज। लेकिन इस परचेज में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गुड्स को परचेज करना बोला जाता है जिन्हें रीसेल करने के पर्पज से परचेज किया जाता है। इसमें उन गुड्स को परचेज करना नहीं माना जाएगा जो बिजनेस रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीद रही है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉथ शॉपर है, मतलब एक क्लॉथ शॉपकीपर है, वो क्लॉथ परचेज कर रहा है, तो वो उन्हें रीसेल करने के पर्पज से अगर परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए वो उन्हें परचेज में गिना जाएगा। लेकिन अगर उसने फर्नीचर परचेज किया तो उसके लिए वो एक एसेट मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉथ डीलर परचेज क्लॉथ फॉर सेल। एक क्लॉथ डीलर है, उसने क्लॉथ को सेल करने के पर्पज से परचेज किया। फिर आता है नेक्स्ट सेल्स, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। जब हमने एक रेवेन्यू, हमने पैसा कमाया है गुड्स या सर्विसेज को बेचकर, तो उसको बोला जाता है सेल्स। एक क्लॉथ स्टोर सेल्स क्लॉथ्स वर्थ 30 रुपीज इन अ डे।
फिर रेवेन्यू, टोटल इनकम जनरेटेड बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस। बिजनेस में सारे ऑपरेशंस होने के बाद बिजनेस ने कितने रुपए कमाए हैं टोटल, उसको बोला जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम अ क्लॉथिंग स्टोर्स मंथली सेल्स, मतलब एक मंथ में एक बिजनेस की सेल कितनी हुई, इतनी भी, जैसे 10,000 रुपए एक शॉप ने एक महीने के अंत में कमाए हैं, टोटल रुपीज उसने कमाई, उसमें से हम एक्सपेंसेस को नहीं हटा रहे हैं, टोटल रुपए हमने कमाई 10,000 रुपए, तो ये क्या है, ये हमारे बिजनेस की रेवेन्यू है। फिर आते हैं एक्सपेंसेस, जो हमने बिजनेस ऑपरेशंस जो हुए उनके लिए हमने कुछ खर्चा भी किया होगा, कुछ हमने कॉस्ट भी इनकर की है, उसको बोला जाता है एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हमने बेचे हैं उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट रही होगी। रेंट पेड, हमने कुछ रेंट पे किया है, सैलरी पे की है, तो ये सब हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं। फिर आती है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब हमने किसी को उधार पर सामान बेचा, लेकिन अब उस व्यक्ति ने, या तो वो व्यक्ति दिवालिया हो चुका है, या फिर उस व्यक्ति ने हमारे पैसे देने से इनकार कर दिया और उस व्यक्ति से हमारे पैसे रिकवर नहीं हो सकते, तो उनको बोला जाता है बैड डेट्स। मतलब बैड डेट्स, बुरे देनदार, ठीक है। एग्जाम्पल, कस्टमर फॉल्स टू पे 2,000 रुपीज फॉर गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने किसी को 2,000 रुपए का सामान उधार बेचा, लेकिन वो कस्टमर अब हमारे जो पैसे हैं वो हमें रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम उसे बैड डेट्स में डाल देंगे। फिर आता है डिस्काउंट, रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस टू इनकरेज सेल्स। कभी कभी सेल को इंक्रीज करने के लिए जो गुड्स के जो प्राइस होते हैं, सेलिंग प्राइस होते हैं, उनको कम कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सेल। कोई फेस्टिवल आ रहा है और उस टाइम पर हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो उसको बोला जाएगा डिस्काउंट। फिर है प्रॉफिट, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंत में ये देखा जाता है कि बिजनेस के टोटल रेवेन्यू कितनी हुई है, मतलब बिजनेस ने टोटल कितने पैसे कमाए हैं, एंड टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, और उन सबको माइनस करने के बाद अगर टोटल रेवेन्यू ज्यादा है तो उसको बोला जाएगा प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस ने साल के अंत में 50,000 रुपए की तो रेवेन्यू की, लेकिन उस बिजनेस के 30,000 रुपीज के एक्सपेंसेस हुए, तो टोटल 20,000 रुपए का बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 20,000 रुपए की जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है एक्सपेंसेस से। ऐसे ही बात आती है लॉस की। द नेगेटिव फाइनेंशियल रिजल्ट व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू। जो हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं तब वो हमारा लॉस बन जाता है। जैसे कि एक बिजनेस की रेवेन्यू थी 30,000 रुपए, एक्सपेंसेस हुए 40,000 रुपए, तब हमारा लॉस है 10,000 रुपए का। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हमने अभी कर दी है, लेकिन उसके बदले में हमें सर्विसेज नहीं मिली है। जैसे कि हमने 6 महीने का ऑफिस रेंट दे दिया है, अब हमें 6 महीने तक टेंशन नहीं है कि हमें ऑफिस का रेंट पे करना है, लेकिन अभी वो 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, तो इनको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनकी पेमेंट हो गई है, लेकिन सर्विसेज अब तक हमने अभी रिसीव नहीं की है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने, खर्चे तो हमने कर लिए हैं, लेकिन इनकी पेमेंट हमने अब तक नहीं की है। जैसे कि 2,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल है पिछले महीने का, पिछले महीने हमने इलेक्ट्रिसिटी 2,000 रुपए की यूज तो कर ली, लेकिन अब तक इसका हमने बिल पे नहीं किया है, तो इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। जो एसेट्स हम परचेज करते हैं ना, ओवर टाइम उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, तो उनकी जितनी भी वैल्यू कम होती चली जाती है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। एक हमने मशीन परचेज की 1,00,000 रुपए की, ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 10 साल के बाद इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी, हम इसको 10 साल तक यूज करेंगे, तो जो 10,000 रुपए का हम मान के चलेंगे कि बिजनेस में हमारे हर साल 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन उस एसेट पर लगाया जा रहा है। फिर आते हैं लाइव स्टॉक। डोमेस्टिक एनिमल सच एज कैटल और हॉर्सेस आर नोन एज लाइव स्टॉक। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो लाइव स्टॉक्स के थ्रू बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मिल्क का बिजनेस करते हैं या फिर मीट का बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए ये जो एनिमल्स हैं इनको लाइव स्टॉक बोला जाता है, काउज एंड बफेलोज। फिर है इंसॉल्वेंट, एक ऐसा बिजनेस जो कि अब डेट्स को पे नहीं कर सकता है, उसको इंसॉल्वेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है, 50,000 रुपए का लोन पे नहीं कर सकता है, तो उसको बोला जाएगा इंसॉल्वेंट या दिवालिया। टर्नओवर, टोटल सेल्स और रेवेन्यू जनरेटेड इन अ पीरियड। मतलब एक बिजनेस एक पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक साल में उसने कितनी टोटल सेल्स की है या फिर उसने टोटल कितनी रेवेन्यू जनरेट की है, उसको कहा जाता है टर्नओवर। फॉर एग्जाम्पल, एनुअल टर्नओवर ऑफ अ स्टोर इज ₹5 लाख। मतलब एक स्टोर है जिसने पूरे साल के दौरान टोटल 5 लाख रुपीज की रेवेन्यू जनरेट की है, मतलब उस बिजनेस का पूरे साल का 5 लाख रुपए का टर्नओवर है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, मनी पुट इनटू एसेट्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। जब मनी को इस एक्सपेक्टेशन के साथ
मतलब रखा जाता है, एसेट्स में इस प्रकार से इन्वेस्ट किया जाता है कि उसको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। मतलब एक एसेट है और हमने वो परचेज की और हमने इस एक्सपेक्टेशन के साथ परचेज की कि फ्यूचर में हमें इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, कैश बेनिफिट होगा, इसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग ₹1,00,000 इन स्टॉक मार्केट शेयर्स, हमने स्टॉक मार्केट शेयर्स में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो इसको हम बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ताकि हमें फ्यूचर में इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी आज 1,00,000 की और मैंने इस एक्सपेक्टेशन के साथ खरीदी कि ये 1 साल बाद ये प्रॉपर्टी 1,50,000 की हो जाएगी और इसको सेल करने के बाद मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट इज जर्नल, रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोला जाता है जर्नल। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग अ परचेज ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल ऑन Jan 1st, हमने जनवरी 1st को एक परचेज किया, 50,000 रुपए का हमने कुछ सामान खरीदा, तो उसको हमने एक बुक में, क्रोनोलॉजिकल बुक ऑर्डर में हमने उसको रिकॉर्ड किया। तो जिस बुक में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं अपनी एंट्रीज को, उसको बोला जाता है जर्नल।